करीबन 10 साल का रहा होऊंगा। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, मेरे घर के सामने जो फैमिली रहा करती थी उसमें एक अंकल आंटी और उनके 2 बच्चे रहा करते थे, जो कि यादव फैमिली से बिलोंग करते थे। पर अंकल में एक बहुत ही ज़्यादा खराब आदत थी। वो बहुत ज़्यादा दारू पिया करते थे, जिससे उनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जिससे हमें भी बहुत बुरा लगता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसे मैं सोच भी नहीं सकता। अंकल एक रात बहुत दारू पीकर घर पर आ गए और आंटी अंकल से लड़ने लगी। पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। आज उन दोनों में लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि हम सोच भी नहीं सकते। लड़ाई करते करते अंकल ने आंटी को बहुत मारा, जिससे आंटी रोते हुए घर से निकल गई और करीबन 1 किलोमीटर दूर जहां उनका खुद का खेत था, उस खेत में एक बहुत ही बड़ा इमली का पेड़ लगा हुआ था। उस पर आंटी ने अपनी ही साड़ी से उस पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। यहाँ घर पर अंकल भी बहुत परेशान थे। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहते हैं ना कि गुस्से में आदमी वो कर जाता है जिसे हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अंकल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। उन्होंने अपने ही घर में जहर खा लिया। जहर खाने के बाद अंकल की मौत इस तरह से हुई कि देखने वालों की रूह कांप गई। जय अंकल ने अपने ही घर के फर्श में एक हाथ का गड्ढा अपने ही नाखूनों से कर दिया था। मौत बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। मौत का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। काफ़ी समय बीत गया। अब अंकल के जो 2 बेटे थे वो अब काफ़ी बड़े हो चुके थे। जो बड़ा लड़का था उसका नाम राहुल था। बहुत ही मेहनती लड़का था राहुल। अब 23 साल का भी हो चुका था। उस समय के साथ साथ राहुल की शादी फिक्स हो गई थी। बड़े ही धूमधाम से राहुल की शादी हुई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के 1 साल बाद राहुल की बीवी, जो कि पेट से थी, एक दिन अचानक उसके पेट में बहुत ज़ोर का दर्द उठा। सब लोग उसे पास ही के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर उसने एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा दिखने में तो बहुत ही प्यारा था, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने 3 दिन उन्हें हॉस्पिटल में ही भर्ती रहने दिया। वो 3 दिन बड़े ही अच्छे से निकले। डॉक्टर को लगा कि माँ और बेटा अब दोनों ही बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने घर जाने की अनुमति दे दी। फिर उन दोनों को घर लाया गया। घर के अंदर आते ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। वो 4 दिन का बच्चा ऐसे रो रहा था जैसे उसे कोई कुछ कर रहा हो। तो बच्चा करीबन 2 घंटे से लगातार रोए ही जा रहा था। घर आने के बाद उस बच्चे ने एक बार भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया। इतना रोने के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से चुप हो गया और सो गया। सब लोगों ने सोचा इतना रो रहा था कि रो रो कर थक गया होगा, इसलिए सो गया। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो सब लोगों ने खाना खाया और फिर सब सोने चले गए। पूरी रात में बच्चा एक बार भी नहीं रोया, जिससे उसकी माँ की आंख एक बार भी नहीं खुली। पर जब सुबह हुई तो जो सबने देखा, जिससे उन सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चा एकदम सफ़ेद पड़ गया था, मानो उसका खून किसी ने चूस लिया हो। बच्चा अब मर चुका था। घर में मातम छा गया था। बच्चे को ले जाकर उसी इमली के पेड़ के नीचे दफना दिया, जहाँ पर राहुल की माँ और उस बच्चे की दादी ने फांसी लगाई थी। बच्चे को दफना के सब लोग घर आ गए। घर पर मातम छाया हुआ था ही। फिर ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। फिर एक रात ऐसा हुआ, राहुल अपने काम से यानी अपनी खेत से काम करके घर आया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा कि खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। फिर उसकी बीवी ने खाना लगाया और दोनों ने प्रेम से खाना खाया।
खाना खाने के बाद दोनों सोने चले गए। उसी रात राहुल को बहुत ही तेज़ बुखार भी आ गया था। बुखार इतना भयंकर था कि उसने अपने ही घर में दम तोड़ दिया। अब तो मानो उनके घर पर एक पहाड़ ही टूट गया। उस घर में फिर से एक बार और मातम का माहौल छा गया था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। फिर कुछ दिनों बाद राहुल के छोटे भाई के साथ राहुल की बीवी की शादी करवा दी। फिर से एक बार और सब कुछ आराम से चलने लगा। एक दिन छोटा भाई अपने खेत पर काम पर चला गया। गर्मियों का टाइम था तो मैं यानी अंकित बाजार से अपने घर जा रहा था। तभी भाभी ने मुझे आवाज़ लगाई, अरे अंकित भैया इधर आना। मैं वहाँ पर गया और बोला, हाँ भाभी कहिए क्या काम है। तो भाभी बोली, मुझे थोड़ा सा बर्फ़ ला दो। तो मैंने भी ज़्यादा कुछ सवाल जवाब ना करते हुए अपने घर से बर्फ़ ला के उन्हें दे दिया। फिर वापस अपने घर आ गया। अभी टाइम ज़्यादा नहीं, दोपहर के 12 बज रहे होंगे। कुछ टाइम बाद गली की एक लड़की भाभी के पास गई। उसने जो देखा, देखते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। भाभी वहाँ ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उनकी आंखें खुली हुई थी और एकदम दूध की तरह सफ़ेद पड़ चुकी थी। फिर वहाँ लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। धीरे धीरे पुलिस भी आ गई। फिर भाभी का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पता चला कि इनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। पर यह कैसे हो सकता है? दम घुटने से इंसान सफ़ेद थोड़ी ना होता है। ऐसा लग रहा था जैसा उनके शरीर में एक बूंद भी खून ना हो। इतना सब कुछ होने के बाद, एक के बाद एक मौत होने के बाद, उनके परिवार वालों ने उस घर को बेचने में ही उनकी भलाई समझी। फिर उन्होंने वो घर बेच दिया। पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ, उस घर में आज तक कोई सही से नहीं रह पाया। जो भी उस घर में आता है रहने के लिए, वो चैन से कभी नहीं रह पाता है। ये घटना आप लोगों को कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये बिल्कुल एक सच्ची घटना थी जो कि अंकित सोनी जी के द्वारा हमें बताई गई है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की अगली कहानी पायल ने भेजी है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम पायल साहू है। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सुप्रिया शर्मा। उसकी शादी इंदौर के पास ही एक गांव में हुई थी, लेकिन उसका पति इंदौर में नौकरी किया करता था, इसीलिए वो अपने पति के साथ इंदौर रहने चले गई। उसके सास ससुर और उसका जेठ और जेठानी और उनके 2 बच्चे, ये सभी लोग उसी गांव में रहा करते थे। वो जेठानी एक गरीब परिवार से थी, इसीलिए वो दहेज ना ला सकी। दहेज नहीं लाने की वजह से सास ससुर और वो जेठ, ये तीनों मिलकर उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन तो उन लोगों ने हद ही पार कर दी, उसे जिंदा जलाकर मार दिया। उस औरत के मरने के कुछ दिन बाद वो औरत अपने बच्चों को दिखने लगी और देखते ही देखते कुछ और दिन बीते थे कि वो अब अपने सास ससुर और अपने पति को भी दिखने लग गई थी। उसके सास ससुर उससे पीछा छुड़ाने के लिए घर में कई पंडितों को और तांत्रिक को बुलाए, लेकिन किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन सुप्रिया के घर में एक बहुत बड़ा हवन रखा गया था, तो सभी लोग, सास ससुर और जेठ के 2 बच्चे, ये सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए और इनके साथ उस औरत की आत्मा भी थी। लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ सकी क्योंकि घर के अंदर हवन चल रहा था। पूरा दिन तो जैसा तैसा कट गया। जब रात हुई और सब अपने अपने घर पर लौट गए, तभी सुप्रिया को मेन गेट के पास से आवाज़ आने लगी। जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो एक औरत जिसके बाल पूरे उसके शरीर पर ढके हुए थे और अपने घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी। सुप्रिया जब उसके नज़दीक गई और उससे चिल्लाकर कहा कि
कि कौन हो आप, क्या चाहिए। तब उसने अपना मुंह अपने घुटनों से बाहर निकाला। उसका मुंह जल के पूरा काला हो चुका था। जबान और आंखें चेहरे से बाहर लटक रही थी। इतनी खतरनाक औरत को देखकर सुप्रिया की चीख निकल गई और वो भागते हुए घर के अंदर आई। लेकिन इस बार वो औरत की आत्मा भी सुप्रिया का पीछा करते हुए घर के अंदर आ गई। घर के अंदर आने के बाद उसने घर के जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके सामने चीख चीख कर अपने बारे में बताया और ये कहा कि उसके सास ससुर ने और उसके पति ने उसके साथ क्या किया था। सभी लोग बहुत माफ़ी मांगने लगे। घर के जो दूसरे सदस्य भी थे वो भी उससे माफ़ी मांग रहे थे। तभी सुप्रिया ने कहा कि जाने दो, इन लोगों को माफ़ कर दो। जो तुम्हारे बच्चे हैं उनका ख्याल मैं रख लूँगी। उसने ये कहा कि मैं माफ़ तो नहीं करूँगी और ना ही इन्हें जान से मारूँगी, लेकिन हाँ, अब से मैं इनको परेशान करूँगी। उसके बाद वो सास ससुर उस औरत की आत्मा से इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि वो दोनों ही जन मर गए। और रही बात उसके पति की, तो उसका दिमागी संतुलन ही खराब हो गया। आज भी वो उसी गांव में रहता है। रही बात वो 2 बच्चों की, तो वो 2 बच्चे अब सुप्रिया संभालती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दूसरी छोटी सी कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। हमारी आज की तीसरी कहानी ओम कुमार जी ने भेजी है। तो चलिए कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मैं ओम कुमार रजवाड़ा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त के नाना, यानी कि मेरे दोस्त का नाम शुभम है, उसके नाना के साथ घटी थी। यह 1995 की बात है कि शुभम के नाना फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उनके नाना की पोस्टिंग बस्तर में हुई थी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बस्तर पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। उनके नाना की न्यू पोस्टिंग हुई थी और उन्हें ज्वाइन किए हुए सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ था। एक दिन जब वो अपनी सर्विस जीप में जंगल में राउंड मार रहे थे, तभी उनकी जीप बीच रास्ते में ख़राब हो गई थी। बहुत ट्राई करने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं हुई और नाना जवान थे, तो उन्होंने अपने ड्राइवर से वहीं रुकने को कहा और पैदल ही राउंड पर चले गए क्योंकि देर हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल की झाड़ियाँ हिलती हुई नजर आई और उसमें से आवाज़ आने लगी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब उन्होंने टॉर्च मार कर देखा तो एक औरत लाल साड़ी में खड़ी हुई नजर आई। जब नाना उस औरत के पास गए और पूछा, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो औरत कुछ देर तो चुप रही, पर थोड़ी देर बाद उस औरत ने कहा, मैं जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी, पर मैं थक चुकी हूँ और थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। आराम करने के बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगी। मैं अपने दोस्तों से अलग हो गई हूँ और रास्ता भी खो गई। इतनी बात सुनते ही नाना ने पूछा कि तुम कौन सी बस्ती से हो? उसने कहा, मैं चंपू बस्ती से हूँ। और नाना को रूम भी वहीं बस्ती में मिला था। तो नाना बोले, आप मेरे साथ चलो, मैं रास्ता देखा हूँ। फिर नाना और वो औरत कच्चे रास्ते से चलते रहे। कुछ दूर चलने के बाद उस औरत ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, आप वो सामने नदी से पानी ला सकते हो क्या? नाना बोले, ठीक है, मैं लेके आता हूँ। जब नाना अपनी बोतल में पानी भर रहे थे तब वो औरत उनके पीछे आ गई। तभी पानी में जब उस औरत को देखा तो उसके दांत बड़े होने लगे और अपने आप बड़े होते होते बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। यही नहीं बल्कि उसके हाथ के नाखून भी अपने आप बढ़ने लगे। नाना ये देखकर घबरा गए। फिर वो औरत शुभम के नाना के गले पर काटने आई तो उस औरत ने देखा कि नाना की कंधे पर चांदी के स्टार लगे हुए थे, जिसे डर के वो औरत पीछे हुई। नाना तुरंत समझ गए कि ये एक पिशाचनी है। नाना को डर तो बहुत लग रहा था, पर वो जानते थे कि ये पिशाचनी चांदी से डरती है। वो औरत नाना को बहुत देर तक घूरते रही, फिर बोली कि आज तो तुझे इस चांदी ने बचा लिया।
नहीं तो आज मैं तेरा सारा खून पी जाती। ये बोल के वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई। नाना डर के आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक आघोरी बाबा मिलाए। नाना ने उन्हें सारी बात बताई तो बाबा ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम आज बच गए। नाना ने सारी रात उस बाबा के साथ बिताई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और फिर सुबह होने के बाद ही वो अपने घर के लिए रवाना हुए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की तीसरी कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। हमारी आज की चौथी कहानी सौरभ ने भेजी है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम सौरभ है। मैं जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। मैं आपको मेरे साथ हो रही घटना सुनाता हूँ। मेरे पिताजी लोग दो भाई थे। उनमें मेरे पिताजी छोटे हैं। मेरे ताऊ जी का लड़का सुशील यानी मेरा कज़िन था। आज से 4 साल पहले हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। उस टाइम मैं 12th में था। हम दोनों पढ़ के आए। उसी शाम को उसकी मम्मी ने उसे खाने को लेकर कुछ कह दिया। उसने पता नहीं क्यों, शायद इस वजह से अपने बगीचे में जाकर फांसी लगा ली। ये बात मुझे पता चली तो मैं बहुत डर गया। सभी लोग रोते चिल्लाते रहे। रात भर घर में गम का माहौल था। सुबह में उसे गोमती नदी में बहा दिया गया। 4 से 6 महीने के बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। सुशील यानी मेरा कजिन की शादी उसकी मामा की लड़की के साथ होने वाली थी, लेकिन उसके मामा की लड़की पसंद नहीं करती थी। वो मुझे पसंद करती थी। हम दोनों की शादी का कोई प्लान नहीं था, पर हम दोनों सेक्स कर चुके थे। ज़्यादातर वो मेरे ही घर में रहती थी। उसके बाद मैं बीएससी करने लखनऊ चला आया। मेरे कज़िन ने सुसाइड कर ली थी, तो मामा की लड़की की शादी मेरे साथ करने को कहा, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। और मैंने भी, क्योंकि मेरी यहाँ लखनऊ में कॉलेज में गर्लफ्रेंड बन गई थी। उसकी शादी मोहल्ले में ही करा दी गई। मैं लखनऊ से 6 या 7 महीने में एक बार घर आया करता था, तो सभी कहते थे कि सुशील भूत बन गया, सभी को डराता है। मैं 1-2 दिन रुकता था और फिर चला जाता था। मुझे कभी कोई एहसास ही नहीं होता था कि सुशील का भूत मेरे आसपास घूम रहा है। मामा की लड़की की शादी के 4 महीने बाद वो भी मर गई। सभी कहते थे कि सुशील उसे सताता था, उसी ने मार दिया। 1 महीना ही नहीं बीता था, मेरे ताऊ जी खेत में काम कर रहे थे। अचानक से वो बेहोश हो गए। जब उन्हें घर लाया गया तो वो मर गए। मेरा नया घर, जो कि गांव से लगभग 100 मीटर की दूरी पर खेत में बना है। मम्मी पापा वहीं रहते हैं। वहाँ 2 रूम बने हैं और रूम के बाहर एक छोटा सा मैदान है। मैं और पापा रात में लेटे हुए थे कि एकदम ही सन्नाटा सा छा गया। पता नहीं, थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मेरी जो चारपाई थी उसको मैंने पापा की चारपाई से थोड़ी सी दूर पर रखी थी, ताकि मैं रात में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकूं। और मैं रात में जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था कि तभी एक आवाज़ आई जो कि मेरा ही नाम पुकार रही थी। मैं एकदम झिझक गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है। मैंने मोबाइल की टॉर्च से इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। फिर मैं सोने लगा। मैं सो ही नहीं पा रहा था कि तभी मेरी चारपाई एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने खींच दिया। मैं नीचे गिर गया। मैं उठा, मोबाइल की टॉर्च जलाया, फिर से आसपास देखने लगा। मेरे यहाँ भूसे के ढेर बहुत सारे होते थे और बहुत सारा भूसा एक जगह इकट्ठा करके हम लोग रख दिया करते थे और उसे हम लोग गुगा भी कहा करते थे। तभी मैंने देखा कि वो भूसे में से घास आसपास हिलने लगी और ऐसा लगने लगा कि उस भूसे के ढेर में से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं देख ही रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे अंदर से देख रहा है।
मैं थोड़ा सा उस भूसे के नज़दीक और गया। तभी मैंने देखा कि उसमें से एकदम खुले बाल वाली, एकदम बिना कपड़े के मेरी तरफ देखते हुए एक लड़की बाहर निकली। उसकी हंसी देखकर मैं डर सा गया। उसके कम से कम 50 दांत थे। ये देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। मैं चिल्ला के पापा की चारपाई पे गिर गया। पापा को सब बताया। पापा ने देखा कुछ भी नहीं था। मैं पापा की ही चारपाई पे सो गया। सुबह मैंने मम्मी को बताया, तभी खबर आई, जल्दी चलो, बड़ी मम्मी बीमार है। मैं और मम्मी गए तो देखा वो हिल रही थी। उन्होंने मुझे देखा, कहा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, तुम मेरे पति हो। मैं बहुत डर गया था। वो मुझे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया जो कि झाड़ फूक बहुत अच्छे से करता था। और उसी रात मम्मी भी, यानी कि बड़ी मम्मी, बिल्कुल ठीक हो गई। मोहल्ले में चाचा है, उन्होंने हमें खाने के लिए कहा। मैं पापा खाना खाए। पापा ने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाया और जलाते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ गया। आधे रास्ते पे पहुंचा था तो देखा मामा की लड़की बिल्कुल बिना कपड़े के खड़ी है, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं चिल्ला के जैसे ही भागा, पीछे से मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी जब आँख खुली तब मैं घर पे था। मेरी पीठ का मांस कोई खा गया था ऐसा लग रहा था। पापा ने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि वो लड़की मुझे फिर से दोबारा दिखी। पापा को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर पापा ने एक बार दोबारा उसे झाड़ फूक करने वाले को बुलाया। उसने मुझे तावीज़ दिया। पापा को कहा किसी को बिना बताए इसे यहाँ से जल्दी भेज दो। तब से 2 साल हो गए, मैं घर वापस ही नहीं गया और मैं यहीं लखनऊ में ही रहता हूँ। और मुझे ये भी सुनने में आता है कि वही लड़की की आत्मा गांव के जवानों को भी परेशान करती है। तब से लेके अब तक 2 लड़की और 1 लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जान तक दे चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चौथी कहानी। बढ़ते हैं हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। हमारी आज की 5वीं कहानी मोहम्मद फरहान ने भेजी है। तो आगे की कहानी इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, मगर मैं रहता बेंगलोर में हूँ। एक बार मैं मेरे 4 दोस्त बेंगलोर से हैदराबाद जा रहे थे। हम शिया हैं, वहाँ पर मजलिस थी, तो हम सब मिलकर वहाँ जाने का प्लान बनाए हुए थे और हमने जूम कार बुक करी हुई थी। मगर बुकिंग में ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से हमको सुबह के 4 बजे निकलना पड़ा। तो हम सब कार में बैठे और चल दिए। थोड़ा खुश भी थे कि हम हैदराबाद जा रहे थे, मगर जो हमको जूम कार मिली थी उसकी एक लाइट ख़राब थी, मगर उनके पास और कार भी नहीं थी। उसको ही लेके जाने का इरादा कर लिया था। हैदराबाद और बेंगलोर में कम से कम 600 किलोमीटर का फासला है। जब हम निकले तो बेंगलोर तक तो सब सही था, मगर जब हमने बेंगलोर पार कर दिया तो लगा जैसे ये NH44 हो ही ना। सब कुछ सुनसान था और रास्ता भी अजीब सा लग रहा था। बस हमारी ही कार थी रोड पे। 2-4 बड़ी बड़ी ट्रक कभी कभार दिख जाती थी। फिर अचानक हमारी बीच रास्ते में कार बंद हो गई। पता नहीं क्या हुआ। बेंगलोर से हैदराबाद जो भी जाता होगा उसको पता होगा, रात के टाइम सिर्फ और सिर्फ जंगल रहता है। मगर जब कार बंद पड़ी तो कोई प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आ रही थी। हम चारों को कार चलाना बहुत अच्छे से आती थी और हमें इस वजह से ये भी पता चल जाता था कि कार क्यों ख़राब हुई है और उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उस वक्त हमें कार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं नज़र आ रही थी। फिर जो मेरा दोस्त ड्राइव कर रहा था वो नीचे उतर के देखा। तभी ही अचानक से हम सब में से एक दोस्त ने कहा कि भाई नीचे मत उतर, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम वेट कर लेते हैं किसी का, कोई कार आती जाती दिखेगी तो उससे हेल्प मांगते हैं, मगर तू नीचे मत उतर। लेकिन मेरा दोस्त जो ड्राइव कर रहा था वो बोला कुछ नहीं हुआ, देख के आता हो।
वो जब उतरकर बोनट खोला तो हम सब अपनी अपनी बातों में फिर से लग गए, मगर उसके 5 ही मिनट बाद वो ज़ोर से चीखते चिल्लाते हुए आया और कार के अंदर बैठा और बोला, सब अपनी कार की विंडोज़ को बंद कर लो और भूले भटके से भी कोई भी गाड़ी से नीचे मत उतरना। हम पहले उससे पूछे क्या हुआ, मगर उसने गुस्से में बोला, भाई जैसा बोलता हूँ वैसा करो। उस वक्त वो ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा था, इसीलिए हम लोगों ने भी उसकी बात मान ली और विंडोज़ को बंद कर लिया। मगर पता नहीं कुछ तो नहीं हुआ। 10 मिनट तक हम लोग देखने लगे, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। वो हमारा दोस्त बहुत परेशान और घबराया हुआ था। हमने पूछा भी कि क्या हुआ, भाई बोल। उसको पानी भी पिलाया, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रहा था। फिर कुछ देर बाद हमने हमारी कार से दूर कुछ देखा। पता नहीं क्या था, लेकिन जो भी था वो बहुत बड़ा था। उस टाइम कुछ सुबह के 5 भी बज चुके थे। मगर आपको तो पता ही है, जंगल में अंधेरा ही रहता है। फिर उसके बाद वो चीज़ अपने आप दिखना बंद हो गई, मगर मेरे पीछे से कोई चीज़ बार बार ज़ोर ज़ोर से आकर हमारी कार से टकरा रही थी। हम सारे दोस्त बहुत डर गए थे, मगर एक दोस्त बोला, भाई बस मौला अली का नाम लो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हमने भी मौला अली का नाम लेना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त ने मौला अली का नाम लेकर कार को सेल्फ स्टार्ट किया। जैसे ही इस बार कार चालू किया तो कार अपने आप एकदम से चालू हो गई। उसके बाद मेरे दोस्त ने पूरी तेज़ी से वहाँ से कार भगाई और जब हम सुबह के टाइम किसी गांव पहुँचे, हम सब वहाँ उतर के नाश्ता कर ही रहे थे और नाश्ता करते करते हम लोगों ने अपने दोस्त से पूछा कि तुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, तो ऐसा क्यों था? वो वहाँ पर भी कुछ नहीं बोला और उस जगह के बारे में जब पूछा तो लोगों ने बताया कि उनको नहीं पता, मगर जिस होटल पे हम थे उसके ओनर ने हमको बताया उस रास्ते पे पता नहीं जो रात को आता जाता है वहाँ पर उसे कुछ ऐसे ही महसूस होता है, और बोला कि वो एक छलावा है जो सबको ऐसे ही तंग करता है। फिर हमने अपने दोस्त को पूछा कि अब तो बता दे कि तुझे ये सब कैसे मालूम हुआ। फिर उसने बोला, भाई मैं कार का बोनट उठाकर कार को चेक कर रहा था, मुझे वो आता दिखा और पहले तो वो नॉर्मल इंसान जैसा दिख रहा था, मगर जैसे जैसे पास आता गया बड़ा होता गया। बस जब ही मैं समझ गया कि जो भी है ये इंसान तो नहीं है, और तुरंत ही कार में आ गया और तुम लोगों से भी कहा कि अब कार से कोई नीचे मत उतरना और कार की खिड़कियां भी चढ़ा लो। फिर होटल वाला बोला कि आप लोग अपने दोस्त को समझदारी की वजह से बच गए। हम लोग फिर वहाँ से हैदराबाद पहुँचे करीब शाम के 7:30 बजे। फिर हमने वहाँ मजलिस की ज़ियारत की और वहाँ से अपने घर के लिए वापस निकल पड़े। लेकिन वापसी में हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम सब मन ही मन बहुत खुश थे कि मौला अली की नाम की वजह से और हमारी दोस्त की अक्लमंदी की वजह से हम सभी दोस्त उस समय बच गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 5वीं कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की 6ठी कहानी की तरफ। हमारी आज की 6ठी कहानी शेख अब्दुल अजीज़ ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे इसी चैनल के साथ कहानी शेयर की थी, तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम शेख अब्दुल अजीज़ है और आज मैं आपको अपने ही गांव की एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा गांव बुलढाना महाराष्ट्र में आता है और ये घटना मेरे नाना के साथ घटी थी। मैं बताना चाहूँगा, मेरे नाना बहुत हिम्मत वाले और एक नेक इंसान थे। वो बहुत ही मेहनती किस्म के इंसान भी थे। पेशे से मिस्त्री थे, यानी कि वो लोगों के घर बनाया करते थे। 1 मई 2010 को हार्ट अटैक की वजह से मेरे नाना का इंतकाल हो गया था। अब मैं घटना पर आता हूँ। आज से करीब 50 साल पहले मेरे गांव और आपस के गांव में डेवलपमेंट ना के बराबर था, और अगर कहीं एक गांव से दूसरे गांव में जाना भी होता था तो दिन की शुरुआत में सुबह 6 बजे की पहली बस आती थी और शाम में
6 बजे आखिरी बस आती थी और उन दिनों हमारे गांव में बिजली भी बहुत गिने चुने ही घर में हुआ करती थी। उन दिनों लोग एक गांव से दूसरे गांव मेहनत मजदूरी के लिए जाया करते थे। मेरे नाना भी मिस्त्री थे, उनको भी दूसरे गांव जाना पड़ता था। एक दिन उनको भी एक गांव से घर की मरम्मत के लिए बुलाने एक आदमी आया। काम छोटा था तो वो अपने एक दोस्त को अपने साथ लेकर चले गए। उन दिनों बस का कोई टाइम नहीं फिक्स होता था। कभी बस ठीक टाइम पर आती तो कभी बहुत लेट आती, तो अक्सर लोग साइकिल से ही आने जाने को आसान समझते थे। मेरे नाना और उनके दोस्त घर की मरम्मत करके रवाना होने लगे तो घर के मालिक ने कहा कि मिस्त्री, आज ज़्यादा रात हो गई है और रास्ता भी ठीक नहीं है, तो आज तुम दोनों यहीं रुक जाओ। मेरे नाना को तो लोग वैसे मिस्त्री करके ही बुलाया करते थे, लेकिन मेरे नाना का असली नाम अब्दुल हमीद था। तो घर का मालिक कहने लगा, मिस्त्री, रात तो ज़्यादा हो गई है तो आज यहीं रुक जाओ। मगर नाना ने कहा, मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और रात के वक्त चोर उचक्के भी बहुत घूमते हैं। दोनों दोस्त साइकिल पर रवाना होने लगे। जाते जाते रात बहुत हो चुकी थी और रास्ता भी बहुत सुनसान हो चुका था, और जो रास्ता मेरे गांव की तरफ जाता है उसके बीच में एक गांव भी आता है जो कि लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो वो गांव को बसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और उन दिनों तो 10 या 12 ही छोटे छोटे घर थे। जब लाल मिट्टी वाले रास्ते पर नाना की साइकिल पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक औरत रास्ते के बीचों बीच बैठी हुई है और कुछ छोटी सी चीज़ उसके गोद में है। नाना को समझने में देर नहीं लगी क्योंकि उस वक्त कोई औरत लाल मिट्टी के रास्ते पर बीच में कभी नहीं बैठ सकती थी, और आधी रात में ये क्या कर रही है ये जानकर उन्हें बहुत अजीब लगा। उनका दोस्त जो था वो बहुत ही मजाकिया किस्म का इंसान था। उसे जिस काम के लिए मना कर दिया जाए वो वही काम करता था। जब नाना और उनका दोस्त करीब बढ़ने लगे तो नाना ने देखा कि उसके हाथ में उसका ही बच्चा है, और जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुलाती है, ठीक उसी तरह वो अपने बच्चे को सुला रही थी। जब नाना के दोस्त ने देखा तो नाना को बोला कि अरे मिस्त्री, ये कौन औरत है जो आधी रात में अपने बच्चे को लेकर बैठी है? तो उसने कहा, मिस्त्री साइकिल रोक, मैं देख कर आता हूँ। नाना ने उसको मना करते हुए कहा, तुम नहीं जाओ, ठीक नहीं होगा। तो नाना के बार बार मना करने के बावजूद उनका दोस्त देखने के लिए जाने लगा। जब वो करीब बढ़ा तो देखा उसके बच्चे का फेस बिल्कुल खून से लाल हुआ है और छोटे छोटे कांटे उस बच्चे के चेहरे पर घुसे हुए हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा डरा, फिर भी उसको समझ में नहीं आया। फिर उसने कहा उस चुड़ैल को कि ये तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है। नाना उसको आवाज़ पर आवाज़ देते रहे मगर वो नहीं सुन रहा था। फिर नाना के दोस्त ने देखा कि वो औरत उसको कोई जवाब नहीं दे रही है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे छू कर कहूँ, और धीरे से उसके पास बढ़ा। उसको छू कर कहा कि बहन, तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है? तो नाना के दोस्त के हाथों पर नोकीले से कांटे चुभे। फिर उस औरत ने नाना के दोस्त की तरफ सर उठाकर घूरते हुए देखा तो उसको समझ आया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। फिर उसने नाना से कहा कि अरे मिस्त्री, ये तो चुड़ैल है। नाना ने फौरन उनके दोस्त को साइकिल पर बिठाया और तेज़ी से साइकिल के पेडल मारकर तेज़ी से साइकिल भगाने लगे। तो वो चुड़ैल चीखते हुए साइकिल के पीछे भागते हुए कहने लगी, ले तेरा बच्चा, या बच्चा अपना लेकर जा, और साइकिल के करीब आने लगी। नाना को महसूस होने लगा कि मैं जितनी ज़ोर से साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा हूँ उस तेज़ी से साइकिल आगे नहीं बढ़ पा रही है। और नाना के दोस्त ने कहा कि मिस्त्री, साइकिल तेज़ी से भगाओ। जब नाना को लगा कि साइकिल रुक रही है तो मेरे नाना ने ज़ोर ज़ोर से अजान देना शुरू कर दिया। जैसे ही अजान देना शुरू किया तो महसूस हुआ कि साइकिल अपनी असल तेज़ी से अब आगे बढ़ने लगी। जब नाना ने पीछे पलट कर देखा
तो अब चुड़ैल वहाँ नहीं थी, मगर आग के बड़े बड़े गोले साइकिल के पीछे अब भी दौड़ रहे थे। नाना ने और ज़ोर से अजान देना शुरू कर दिया तो देखा कि अब कोई भी पीछे नहीं है और दोनों अपने घर पर सही सलामत पहुंच भी गए। मैं बताना चाहूँगा मेरे पर नाना के बारे में, जिनका